सवाए इसके कि आप लोग सड़कों पे निकलेंगे और एक ईरान के इनकलाब की तरह या श्रीलंका की तरह का माहौल हो, दो ही रास्ते हैं ना, और तो कोई रास्ता नहीं ये छोड़ रहे हैं, ना किसी इदारे को मान रहे हैं, ना आइन को मान रहे हैं। अगर खान के पास सादा शख्सियत हो और काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस हों और इसी तरह से इमरान खान ये कर रहे हो कि मैं जस्टिस काजी फाइज साहब की सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानता और उनके खिलाफ इमरान खान खड़े हो जाएं, तो ये सब कहाँ पे होंगे जो आज पीडीएम के साथ खड़े हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज 27 रमज़ान मुबारक है, आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक ताक रात। वैसे तो पूरा रमज़ान मुबारक ही बरकतों रहमतों का महीना है, मगर इसके आखिरी अशरे की शान व अज़मत के क्या कहने कि इस अशरे में लैलतुल क़द्र भी है, वो रात जिसमें कुरान करीम उतारा गया, जिसे खालिक़े कायनात ने 1000 महीनों से अफजल करार दिया। इस एक रात में क़याम व इबादत का सवाब 1000 महीनों से अफजल करार पाया। वो मुक़द्दस व बाबरकत रात जिसमें फ़रिश्ते और रूहुल अमीन अपने रब के हुक्म से सलामती लेकर नाजिल होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी ताक रातों में तलाश करने का हुक्म दिया है, मगर हमारे यहाँ 27वीं शब को ही शब क़द्र से वाबस्ता कर लिया गया है। और वैसे भी पाकिस्तान के लिए 27 रमज़ान मुबारक की अहमियत बहुत ज़्यादा है। 1947 में 27 रमज़ान मुबारक ही थी जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुसलमानान बरसग़ीर को पाकिस्तान की सूरत आज़ादी की नेमत से नवाजा, और यह भी फरमान रब्बानी है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज़्यादा अता करूँगा। मगर मकाम फ़िक्र है कि आज़ादी के इन गुज़रे माहो साल में हम मिन हैसुल कौम शुक्रगुजारी से दूर होते चले गए। काश ऐसा होता कि हम 14 अगस्त के साथ साथ 27 रमज़ान मुबारक को भी यौम आज़ादी के तौर पर मनाते, पूरी कौम रब्बे कायनात के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाती और रहमतों का इनाम पाती। मगर सितम यह है कि हमारे रहबर ही सियासत में गुम है। शुक्र खुदाबंदी तो दूर, इस मुक़द्दस रात में भी अपने इक़्तिदार को मजबूत बनाने के चक्कर में है। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 90 दिन में इंतखाबात आइनी तकाज़ा है, जिस पर अमल के लिए सुप्रीम कोर्ट पुरज़्म है, मगर हुकूमत आइन शिकनी पर उतरी है। पूरी कोशिश इलेक्शन के इल्तिवा की है। इलेक्शन फंड्स फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई मोहलत आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा होगी, फिर अदालत से क्या बड़ा फैसला आ सकता है, इसी से आगाज़ करेंगे। सैयद मुज़म्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुज़म्मिल, ये तो हमें पता था कि हुकूमत ने यही करना है, इलेक्शंस नहीं होने देने, लेकिन जो बहाना बनाया जा रहा है कि दोबारा अब हम असेंबली में भेजेंगे, दोबारा बिल आएगा। मैं देख रहा था मिफ्ता इस्माइल साहब कह चुके हैं कि कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, 21 अरब रुपया हुकूमत खुद जारी कर सकती है, इसके लिए कोई जाकर असेंबली में बिल पेश करने की जरूरत नहीं है। अब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज़ का पता है और कल रिपोर्ट पेश होनी है। क्या देख रहे हैं आप? उसामा, इस हवाले से तो आयशा गौस साहिबा ने जो बात की है, अब उनका मौक़िफ़ यही है कि रकम मुख्तस करना और रकम जारी कर देने में फ़र्क होता है। अगर हम स्टेट बैंक की बात करें तो उनकी तरफ से जो जवाब सामने आया है उसमें भी यही चीज़ है कि हम सिर्फ़ रकम मुख्तस कर सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं, लेकिन रिलीज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कौमी असम्बली की हुकूमत की मंजूरी दरकार है। और हुकूमत का मौक़िफ़ तो आपको पहले ही मालूम है, जो कि करारदादें पेश कर चुकी है इस नौयत की, कि इलेक्शन जो है वो एक साथ करवाए जाएँ कौमी और सूबाई असम्बली के। तो इसमें यह है कि पहले जो उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है और फ़ंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर जारी हो जाएगा, उसका ड्रॉप सीन लग रहा है। और वो इसीलिए लग रहा है कि अगर रकम मुख्तस होती भी है तो रिलीज़ करने के लिए कौमी असम्बली की तरफ देखा जा रहा है। तो आज जिस तरह से 21 अरब रुपये की बात हो रही है कि पहले हमें ये कहा जा रहा था कि अगर गवर्नमेंट का जो है वो इसमें कॉन्सेंट शामिल नहीं भी है तो उनको हम जो है वो इस तरह से सुपरसीड करके रकम जारी करवा लेंगे, लेकिन वैसा हो नहीं सका। तो ऑब्वियसली ये हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ को रेगुलेट कर रही है और रकम के बगैर इलेक्शन हो नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन से कोऑपरेट नहीं करेंगे, इलेक्शन तक बात पहुंचेगी नहीं, और वो पहुंचने देना नहीं चाहते। मुज़ाकरात की बात जहां तक देख लें तो फवाद चौधरी साहब की जो स्टेटमेंट है वो भी यही है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करने बैठ जाएं कि कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ना है, तो उसमें हम आपसे बात करने को तैयार नहीं है। कौमी असम्बली के इलेक्शन की बात कर लें, सूबाई की हमने नहीं करनी। तो उससे ये आइडिया होता है कि मुज़ाकरात के जो इशारे मिल रहे थे वो भी जो है वो उसकी भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पीटीआई भी यही कह रही है कि सूबाई इलेक्शन पे डिबेट हो ही नहीं सकती। अभी मुज़ाकरात पर हम आगे भी टॉप स्टोरी में अगला हमारा मौजू यही है जमात इस्लामी के हवाले से भी, लेकिन 129 अरब रुपया वो जारी हो जाता है डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए और 50 अरब रुपया ज़्यादा है, और ये आखिरी सहमाही या बजट होने से पहले चौथी सहमाही के लिए 129 अरब रुपये तरक्याती मनसूबों के लिए जारी
हो गए हैं, इसकी मंजूरी हो गई है, तो ये तो एक सवाल पैदा होता है तो कि 129 रुपये जारी हो सकते हैं, 21 अरब नहीं जारी हो सकता। फिर साथ ही ये भी कि क्या अब हर दफ़ा जब भी इलेक्शंस होंगे, क्योंकि आइन में तो इस तरह नहीं लिखा हुआ, तो हर दफ़ा फिर बजट में रकम होगी तो फिर ही जारी हो सकेंगे? ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, जो भी हुकूमत जारी हो बजट में रकम ही ना रखे और उसके बाद ये बहाना बना दे कि जी बजट में रकम तो है ही नहीं, अब इलेक्शन कैसे होंगे। नहीं, बहुत शॉर्ट टर्म सोच है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये सिर्फ फ़िलहाल अपना जो फ़ायदा है उसको देख के ये फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन इसके जो नताइज हैं वो बहुत फार रीचिंग होंगे। क्योंकि अगर ये मिसाल सेट हो जाती है जिस तरह से आपने भी कहा कि रकम मौजूद नहीं है या नफरी नहीं है या पुलिस मसरूफ़ है या इसके अलावा इतने रिसोर्स नहीं है, हालात ख़राब हैं, तो इसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो बड़ा डिस्ट्रक्टिव और तबाहकुन किस्म का एक प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो इनको फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए ये हर उस उज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको फ़िलहाल ये जो इनका रूल है इसको लंबा कर सके। सिद्दीक, अब तकरीबन 8 घंटे बाकी हैं या 8 घंटे से भी कम, क्या देख रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट में क्या अब रिपोर्ट तो यही जाएगी कि जी रकम नहीं मिली, क्या हो सकता है? देखिए, अब जाहिर है कोर्ट ने तयन करना है जिम्मेदारान का कि किसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, किसने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। मैं आज मौजूद था कायमी कमेटी बराए ख़जाना में। मैं और हमारे रिपोर्टर हैं बड़े ज़बरदस्त उमर हयात साहब जो इकॉनमी को कवर करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस तरह से वहाँ जजेस के लिए ज़बान इस्तेमाल की गई, उसामा भाई ये अक्सर मुजम्मिल भाई बात करते हैं और बिल्कुल ठीक बात करते हैं कि ये जो, और अभी भी जो मुजम्मिल भाई ने बात की कि ये जो रवायात कायम करने जा रहे हैं ना, ये रवायात अगर बन गई तो ये बहुत पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान के इदारों का के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान के कानून के लिए। आप मुझे बताएं कि अगर इमरान खान आ जाते हैं, और इसीलिए इलेक्शन नहीं हो रहा है ना कि इमरान खान आ जाएंगे, इमरान खान वज़ीर आज़म हो, पार्लियामेंट में उनके पास सादा अक्सरियत हो, और इस वक्त तो जितने भी आप नून लीग के लोगों से मिले उनसे ऑफ कैमरा आप बात करें, ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, वो कहते हैं खान सादा अक्सरियत तो कन्फर्म है लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इसको 2/3 ही लेने देगी। मतलब ये उनका आर्गूमेंट होता है। तो मुझे बताएं, अगर खान के पास सादा अक्सरियत हो और काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस हों और इसी तरह से इमरान खान ये कर रहे हों कि मैं जस्टिस काजी फाइज साहब की सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानता और उनके खिलाफ इमरान खान खड़े हो जाएं, तो ये सब कहाँ पे होंगे जो आज PDM के साथ खड़े हुए हैं, जो आइन के लिए लगता था कि आइन से ज्यादा उनके दिल के करीब आइन के अलावा कोई चीज नहीं है। जो काजी फाइज साहब ने एक तकरीर की थी कि यानी अब वो, मैं उसका हवाला नहीं देना चाहता, वो एक और कंट्रोवर्सी ऐसी हमारे उससे ना जाए, तो मतलब जिस तरह की वो बातें करते थे कि सबसे ज्यादा आइन जो है वो मुकद्दम है हमारे मजहब और इन चीजों से भी, तो आज कहाँ है वो आइन? तो बात यह है कि ये जो करने जा रहे हैं, जिस तरह की तजहीक में गुफ्तगू की वहाँ पे, और जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स को थ्रेट किया गया कि हम तुम्हें जेल भेज देंगे अगर तुमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना, तो ये कोई अच्छी चीज नहीं करने जा रहे। बहरहाल कल का दिन इंपॉर्टेंट है, कल सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश होनी है और मेरा ख्याल है कि जो जिम्मेदारान हैं ब्यूरोक्रेट्स उनके खिलाफ तो कंफर्म नजर आ रहा है कि कार्रवाई होगी। अब टॉप स्टोरी पर आते हैं। मुज़ाकरात की बात जिस तरह मुज़म्मिल आपने की, इसमें जमात इस्लामी अब दोनों तरफ से, यानी जमात इस्लामी को आगे किया गया है। नजर आ रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमात इस्लामी का इनिशिएटिव है, लगता ये है कि उनको भी पैगाम गया है कि जी अच्छा इसमें आप आएँ, वो भी किरदार अदा करें। नून लीग की तरफ से भी, PTI की तरफ से भी लगता है किसी तरह से हामी कुछ भरी जा रही है और APC बुलाने की बात हो रही है ईद उल फितर के बाद। मौलाना साहब के बारे में कहा जा रहा है वो राज़ी नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि क्या होगा इन मुज़ाकरात से? क्योंकि जो जमात इस्लामी के अमीन हैं उनका ये बयान आया कि शायद कुछ अक्टूबर से पहले PDM आ जाए, हुकूमत आ जाए, और कुछ इमरान खान साहब 14 मई से आगे चले जाएं। ये एक पॉइंट नज़र आ रहा है। फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। फवाद चौधरी साहब, ये मुज़ाकरात के हवाले से आप क्या कहेंगे? एक तरफ हम देख रहे हैं पकड़ धकड़ है, दूसरी तरफ सिराजुल हक साहब कोशिश कर रहे हैं कि कोई मामलात बैठ कर तय किए जाए। उसामा, ये मुज़ाकरात तो ऐसे मजाक ही है ना, ये तो कोई इतनी सीरियस एफर्ट नहीं है कहीं से भी। सिर्फ आज मैं ये जो मजाक हुआ है पाकिस्तान के साथ, देखें कि पार्लियामेंट कह रही है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ये कह रही है जिसको सपोजिटली एक डेमोक्रेसी के साथ, जमहूरियत के साथ होना चाहिए, जमहूरी निज़ाम के साथ होना चाहिए, वो कहते हैं कि हमारे बाद कोई पार्लियामेंट ही नहीं आएगी और पाकिस्तान के लोगों को कोई हक नहीं है कि वो वोट से अपने नुमाइंदे चुने, और इसके लिए हम अखराजात और फंड जो है वो नहीं देने देंगे। अब आप देखें, जहाँ पे ये इतने गिर चुके हों, जहाँ पे जमहूरियत की कोई कदरी ना रह गई हो, जहाँ पे कोई एक फस्ताई हुकूमत और एक फस्ताई निज़ाम जो है वो इतने पंजे गाड़ चुका हो, वहाँ पे मुज़ाकरात वगैरह तो रिलेवेंट है। वहाँ तो सिर्फ जद्दोजहद ही का रास्ता वो वाहिद रास्ता है जिससे अवाम अपने हकूक रिक्लेम कर सकते हैं। और अब चूंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी एक बिल्कुल जो है वो बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, अदालती निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं,
लोगों के ऊपर जबर और फस्तायत जो है वो इन्होंने की हुई है। तो इसलिए एक ही रास्ता है और वो जदोजहद का रास्ता है। सिद्दीक, फवाद साहब ये बताएं, जदोजहद का रास्ता तो है, क्या हिकमत अमली होगी आपकी? अगर ये तो खुलम खुला खड़े हो गए ना सुप्रीम कोर्ट के सामने आके कि जो हमारा करना है कर लें। आज कायमा कमेटी में जिस तरह की जबान इस्तेमाल हुई सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, वो तो बड़ी ही अफसोसनाक और शर्मनाक है। तो क्या करेंगे आप इस सब के खिलाफ? देखिए, पहले तो मैं तो समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को जिन मेंबरान ने आज ये वोट दिया है उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। आर्टिकल 68 जो है यहाँ पे मौजूद है, आर्टिकल 204 मौजूद है, आर्टिकल 190 मौजूद है। अगर आइन सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट जो है वो इस किस्म की लोगों पे मुश्तमिल है, तो ये सारे लोगों को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और इनको 2-2, 6-6 महीने जेल भेजें, तो पता तो चले मुल्क में कोई निज़ाम तो है ना। इस तरह तो बिल्कुल ही आपने जो है वो निज़ाम ही ख़त्म कर दिया है, ना कोई आइन रह गया है, ना कुछ रह गया है। तो जाहिर है कि इस तरह तो सवाए इसके कि आप लोग सड़कों पर निकलेंगे और एक ईरान के इनकलाब की तरह या श्रीलंका की तरह का माहौल हो। दो ही रास्ते हैं ना, और तो कोई रास्ता नहीं ये छोड़ रहे हैं। ना किसी इदारे को मान रहे हैं, ना आइन को मान रहे हैं, ना कानून को मान रहे हैं। ज़मीन फवाद साहब, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हो कि एक ही मौके पर कौमी और सूबाई इलेक्शन के जो इंतखाबात हैं उस पर PTI रजामंद हो जाए? कौन से मुज़ाकरात? अभी तो कोई मुज़ाकरात है नहीं। जब होंगे तो फिर देखेंगे। और हम मुज़ाकरात जो है वो कंसेंसस से आइन तो नहीं डिफीट हो सकता। आपने आइन के मुताबिक ही चलना है, आइन के मुताबिक चलेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, वरना। अब सुप्रीम कोर्ट के अलावा फवाद साहब हम देख रहे हैं कि तमाम इदारे हुकूमत को ये लग रहा है, ऐसे तो नहीं राना सनाउल्लाह धमकी दे रहे कि जी जो मर्जी कर लें आप, 14 मई को तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते, यानी वज़ीर दाखिला कह रहा है। तो उनको लगता है इलेक्शन कमीशन भी सब उनके साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट कोई भी अहकाम दे दी कि जी हम मान ही नहीं सकते, हम होने नहीं देंगे। तो फिर क्या होगा? नहीं होगा तो यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बंद हो जाना है और सुप्रीम कोर्ट जो है उसका कोई जी फवाद साहब हैं हमारे साथ, या लाइन ड्रॉप होगी? लाइन ड्रॉप होगी मेरा ख्याल है। फवाद चौधरी साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बड़ा एक पाकिस्तान की तारीख में पहले हमने इस तरह से सूरत हाल कभी नहीं देखी। ये ज़रूर था कि कोई आया है और कोई आमरीत के दौर में आ गए और उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की तरह जनाब अदालतों ने 3 साल दे दिए कि आप आएँ, और अब 3 साल बाद जनाब 3 साल आप कानून साजी भी करने, इलेक्शन भी बेशक आप बाद में करवा दीजिएगा। लेकिन मुज़म्मिल, ये हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। अब जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं, एक डिफाइंस की बात है कि जो मर्जी कर लें जी, इलेक्शन तो किसी सूरत हो ही नहीं सकते। अब हमने देख लिया सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उन्होंने वजारत ख़जाना के थ्रू और स्टेट बैंक के थ्रू उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। तो ये जो हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, ये किस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे? सिराजुल हक साहब, किस तरह कामयाब हो सकेंगे? नहीं, इसमें ये जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने भी ये क्लियर कर दिया है कि अब वो पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, अगर वो खुद ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात पे हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है और इससे कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता, तो आपको पहले ही फिर इसका रिज़ल्ट मालूम हो जाता है कि अगर एक बड़ा फ़रीक जो इस मुज़ाकरात का है वही जो है वो इसको ट्रस्ट नहीं करता, तो इसमें कोई ब्रेक थ्रू हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि जो पॉलिटिक्स PTI ने फॉलो की है वो ये है कि जितनी अपोजिंग पार्टीज़ हैं वो चोर और लुटेरे हैं, कोट एंड कोट, ये कहा भी है एजाज चौधरी साहब ने इन मुज़ाकरात के हवाले से। तो उसमें यही है कि फिर उनसे बात करने से PTI का अपना वोट बैंक भी मुतासर होता है, और साथ उनका जो वर्कर है वो है भी इस तरह का कि उसका जो मिजाज है, जो टेम्परामेंट है, वो यही है कि आप बात ना करें और आप उन पार्टीज़ से इंगेज ही ना करें, क्योंकि हमारी सारी पॉलिटिक्स है ही उन पार्टीज़ के अगेंस्ट। तो PTI की जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो यही है कि बाकी सिस्टम में जितनी भी पार्टियां हैं वो एंटी जो है ना सिस्टम है, और हमें उनसे कोऑपरेट करके नहीं चलना, हमें उन्हें डिफ़ीट करना है। तो इसीलिए PTI जिस भी मुज़ाकराती अमल में शामिल होगी, मेरा ख्याल है कि वो स्टांस यही लेंगे कि बातचीत इस तरह की जो है इसका फ़ायदा कोई नहीं है और इसके कोई नताइज मुस्बत नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाली पार्टीज़ ही ये हैं। PTI का बुनियादी नैरेटिव यही रहा है। तो इसको देखते हुए अगर PTI ने यही लाइन फॉलो की तो मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, और ना ही कोई कॉन्फिडेंस इतना जमात इस्लामी के ऊपर जो है वो दोनों तरफ से शो किया जाएगा, क्योंकि उसमें भी कंसेंसस जो है वो टोटली नहीं नज़र आता। अच्छा, अभी फवाद चौधरी साहब ने एक बात दिलचस्प ये की कि आइन से बाहर तो नहीं हम जा सकते। अब 14 मई की तारीख सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है, तो वो पंजाब की हद तक लगता है सिद्दीक वो कह रहे हैं कि उस पर तो नहीं, और ये अभी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए बात हो सकती है, उसमें निगोसिएशन हो सकती हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे सिद्दीक? क्योंकि
इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं कि अभी इन्होंने ऑपरेशन करना है ईद के रोज़ या ईद के आगे पीछे, ये दोबारा ऑपरेशन कर सकते हैं ज़बान पार्क में, और आज उन्होंने अदालत में जाकर बात कही। तो फिर तो ज़ाहिर है मुज़ाकरात तो कतई नहीं हो सकेंगे जब इस तरह के ऑपरेशन हो रहे होंगे, अली ज़ैदी गिरफ्तार हो रहे होंगे, अली मीन गंडापुर गिरफ्तार हो रहे होंगे, और अगर किसी जमानत मिलती है एक और केस उन पर बन जाएगा, नहीं तो किसी और को गिरफ्तार किया जाए। देखें, फवाद चौधरी साहब की ज़ाहिर है वो यही कहेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ बिल्कुल इस बात पर एग्री हो जाएगी अगर कौमी असम्बली और दीगर असम्बलियाँ तहलील करके और जून जुलाई में जो है वो इलेक्शन करवा दिए जाएँ, तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ इस पर एग्री हो जाएगी। और वो ज़ाहिर है टीवी पे शायद इस तरह वो खुल के बात ना करें कि हाँ हम 14 मई से आगे ले जाने पर इतफाक़ कर लेंगे, लेकिन चले जाएंगे। और मेरी ये इन्फॉर्मेशन भी है कि एक जगह से मैसेज ये दिया गया हुकूमत को कि देखें इलेक्शन तो आपको कराना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता कि आप इलेक्शन से भाग जाएं बिल्कुल। तो बेहतर यही है कि आप सारे बैठ के बात करें, कंसेंसस के साथ एक तारीख दे दें, अदरवाइज इलेक्शन तो आपको कराना पड़ेगा। आप खुशी से करवाएं, आपसे हम ज़बरदस्ती करवाएं, इलेक्शन तो जो है वो आपसे कराया जाएगा। तो इसलिए ये डिपेंड करता है हुकूमत के रवैये पे, मिजाज पे। लेकिन ये बात तय है कि हुकूमत ने ये भी तय कर लिया है कि उन्होंने सियासी शहीद बनना है और सुप्रीम कोर्ट उनको घर भेज दे ताकि वो अपना एक बयानिया बना सकें। लेकिन इन चीज़ों से बयानिया नहीं बनना करते, क्योंकि वो कोई पाकिस्तान के अवाम के लिए घर नहीं जाएंगे। उनके ऊपर कंटेम्प्ट कोई अवाम को सस्ता आटा देने, सस्ती रोटी देने, कोई सस्ती गैस देने, सस्ता पेट्रोल और डीजल देने पे नहीं लगेगी। उन पे जो है वो आइन को तोड़ने पर, आइन की खिलाफ वर्जी करने पर, गैर कानूनी इक़दाम करने पर, इलेक्शन से भागने पर, पाकिस्तान को मजीद तबाही और बर्बादी की तरफ धकेलने पर जो है वो कंटेम्प्ट लगेगी। अच्छा, आपको लगता है सदीक कि क्या, जिस आपने तहरीक इंसाफ का तो कह दिया, लेकिन क्या हुकूमत इस पर मानेगी? कि जरदारी साहब ने भी इंटरव्यू में कह दिया है कि जी चलो अक्टूबर से कुछ पहले आ जाते हैं। तो अगर ये आ जाते हैं, हुकूमत पहली तो बात आपने कहा तहरीक इंसाफ मान जाएगी, क्या हुकूमत राजी होगी अक्टूबर से पहले इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में? देखिए, हुकूमत को जब ये नजर आ जाएगा कि बिल्कुल अब चीजें इलेक्शन की तरफ ही जा रही हैं और कोई हमारा बचाव नहीं है, तो मेरा ख्याल है एक मौका ऐसा आएगा कि उनको बातचीत तो करनी पड़ेगी। दूसरा, आप ये देखें कि आसिफ अली जरदारी जो है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हुकूमत यानी पीटीएम और नून लीग के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ करते हुए कह रहे हैं कि जी बातचीत तो होनी चाहिए। और उन्होंने कमेटी भी बना दी है, बल्कि उनकी जो कमेटी है वो आज पहली मुलाकात करने जा रही है, जिसमें नवीद कमर साहब हैं, यूसुफ गिलानी साहब हैं और कमर कायरा साहब हैं। वो आज जो है वो अभी उनकी मुलाकात इस वक्त शायद जो है वो जारी है, जो अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा है मीर इफ्तिखार हुसैन उनके साथ। तो उसके बाद वो मीडिया टॉक भी करेंगे। तो पीपल्स पार्टी ने तो ये काम जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है, सही। ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म का इंतखाब एक पहेली बन चुका है, लेकिन वहाँ भी जिन्नात की बात हो रही है। और ये कोई और नहीं, नून लीग के साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ये बात कर रहे हैं। तो क्या अब जिन्नात के थ्रू ये इलेक्शन होगा? क्लियर मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ की है, लेकिन उसके बावजूद कोई और अगर वज़ीर आज़म बनता है तो इसके क्या असरात होंगे आज़ाद कश्मीर की सियासत पर, इस पर पूरे कश्मीर के एरिया पर क्या असरात होंगे और पूरे पाकिस्तान में? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। इस वक्त आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। जिस तरह से सरदार तनवीर इलियास हटाए गए, वहाँ ऑर्डर थे हाई कोर्ट के, तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए, और ना सिर्फ वज़ारत उज़्मा से हटाए गए बल्कि सीट से भी, पार्लियामेंट की सीट से भी उनको हटना पड़ा। अब नए वज़ीर आज़म का इंतखाब एक मुअम्मा बन चुका है। इमरान खान से मुलाकातें कर रहे हैं, उनकी वैसे तो तहरीक इंसाफ की सीट्स को 30 के लगभग हैं, 10 ज़्यादा हैं बाकी जमातों से, लेकिन उसके बावजूद ऐसे लग रहा है कि उनके लिए एक बड़ा मुश्किल हो गया अपना वज़ीर आज़म बनाना, क्योंकि जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, ये भी साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं, अब इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक, तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक में से वज़ीर आज़म होगा और बाकी पीपल्स पार्टी, नून लीग, दीगर जमातें उसको सपोर्ट करेंगी। सिद्दीक, ये तो बड़ी अजीब सूरत हाल बन गई है। अगर ये होगा जो हमने अभी देखा, जिस तरह विफाकी हुकूमत बनी है, तो क्या ये वहाँ रिपीट हो सकता है? लेकिन वहाँ तो तादाद तहरीक इंसाफ की बहुत ज़्यादा है। देखिए, ये इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म थे सरदार तनवीर इलियास, उनके खिलाफ इसलिए भी ये कार्रवाई हुई कि जब इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला होता था तो उसमें जो बहुत से मौक़ों पर हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर की पुलिस भी आई और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने भी अपना किरदार अदा किया। और ये भी मैं आज ही आपको बता दूं कि अब अगला जो नंबर है वो GB के वज़ीर आला का है।
और उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बहुत से यहाँ पे लोगों को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि क्यों जो है वो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म AJ के सपोर्ट कर रहे थे। बाकी उन्होंने वज़ीर आज़म AJ के जो है उन्होंने बयानात दिए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में थे, उस पर अगर अदालत ने कार्रवाई किया तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसमें भी जो हमने देखा, लेकिन प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। जिस तरह से एक शो कॉज नोटिस होता है, आप मौका देते हैं, वो चीज़ें नहीं हुई, और जितनी तेज़ी से ये सारा कुछ किया गया तो उसकी वजह से फिर ये लगा कि शायद वही जो एक मंसूबा था कि किसी तरह से ये हुकूमत भी PTI से वापस लेनी है, और अब जिस तरह से वहाँ भी लोटोक्रेसी जो है वो शुरू की गई है, तो ये सारी चीज़ें सबको नज़र आ रही हैं। फिर अली मीन गंडापुर जो है उनको इसी मौके पर गिरफ्तार किया गया जब ये सारा कुछ होना था, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से अली मीन गंडापुर जो है वो सारे ये मामला देख रहे थे। तो ये होना था और ये होगा। अभी आगे मैंने आपको बता दिया कि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की बारी है, उनके ऊपर भी बहुत से लोग बहुत गुस्से में, ख़ास तौर पे उस दिन जब वो आए और उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के और शिबली फराज साहब को ले गए थे। जब शिबली फराज साहब को गिरफ्तार करने के लिए जो है वो एक फेक मुकदमे में पुलिस जो है वो पहुंच चुकी थी, क्योंकि उनके पास तमाम मुकदमात में जमानतें मौजूद थी, तो इसलिए जो वज़ीर आला GB हैं वो आए और वो अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए। तो ये भी गुस्सा है बहुत से लोगों को इस बात पर। लेकिन ये जो आज़ाद कश्मीर का इलाका गिलगित बल्तिस्तान का, इसके कुछ डायनेमिक्स पाकिस्तान से इस लिहाज से फ़र्क हैं, मुज़म्मिल आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि इसमें हमारा एक स्टांस है इंटरनेशनली UN में कि यहाँ पर प्लेबिसाइट होना है और भारत इन इलाकों को अपना इलाका गर्दानता है, और वो तो इसमें लगा हुआ है कि कोई इशू यहाँ पर आ सके, कुछ हम यहाँ पर देख सकें, तो उसको हम इंटरनेशनलाइज करें कि जी यहाँ पर देखें, जी यहाँ पर भी बड़े मसाइल हैं। तो कहीं हम उस तरफ उसके हाथ में एक खुद तो नहीं पकड़ा रहे एक चीज़ के जी ये देखें इशू गिलगित बल्तिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में भी, वहाँ की पॉलिटिक्स में इस तरह हम बाहर से, जिसको साबिक वज़ीर आज़म नून लीग की तरफ से राजा फारूक साहब, उन्होंने शायद जिन्नात का जिक्र किया है कि जी जिन्नात लगे हुए हैं। जब ये बातें होंगी, और अभी जिस तरह कह रहे हैं सदीक जान भी कि अगली बारी गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की है, तो इसके यानी वही बात, जिस तरह आइन को एक दफ़ा आपने छेड़ा है, खिलाफ वर्जी किया, तो अब आपको देखिए क्या कुछ करना पड़ रहा है। तो ये ना हो कि यहाँ आप एक इर्तियाश पैदा करें, फिर आपके हालात आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। उसामा, ये अनफॉर्चुनेटली पूरी तारीख ही इस तरह से है कि अगर कश्मीर की असम्बली की हम बात करें तो ऑब्वियसली उतनी पावर्स डेजिग्नेट नहीं की जाती जितनी होनी चाहिए शायद, और जो अब सूरत हाल चल रही है उसके अंदर भी बिल्कुल कन्फ्यूजन है। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बना भी है तो ग़ुलाम कादिर शाह साहब जो हैं, जो नून लीग के सदर हैं वहाँ पर, उनका ये कहना है कि हमने ये अग्री किया था कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को हमने वोट करना है। अब पीपल्स पार्टी ने फॉरवर्ड ब्लॉक से मामला तय करते हुए हमसे पूछा नहीं है, तो एक उनकी राय है, और दूसरी तरफ जो है वो PTI का उम्मीदवार जो है उसको अब 4 लोगों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक भी है, नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है। तो इस सारी सूरत हाल में स्टेबिलिटी नहीं है। जो आपने प्लेबिसाइट की बात की, ये नेहरू साहब ने लाल चौक में खड़े होकर श्रीनगर में ये वादा किया था कि प्लेबिसाइट होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो हमारा मौक़िफ़ यही था कि उस साइड पर डीमिलिटराइजेशन होनी चाहिए, जो 1948 की रेजोल्यूशन है UN की, और उसके बाद होना ये था कि फिर आवाम की राय और रेफरेंडम की तरफ जाना था हमने। एक बड़ा मौका इस हिस्ट्री में ये भी आया कि इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, अपने पिछले दौर के अंदर ये ऐलान कर दिया कि रेफरेंडम करवा देंगे अपनी साइड के कश्मीर में जी। तो वो एक बड़ी डेवलपमेंट थी, लेकिन उधर से आर्टिकल 370 हो गया, तो LOC को उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने का जो है वो एक इनिशिएटिव ले लिया। तो इस सारी सूरत हाल में अगर हम इस साइड के ऊपर फेयर प्ले रखते तो हमारा शायद स्टांस ज़्यादा एम्पावर्ड होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पॉइंट के ऊपर तो बिल्कुल लग नहीं रहा कि कोई वहाँ पर जो फैसले किए जा रहे हैं उसमें आवाम की राय इन्वॉल्व है। इसके असरात क्या होंगे सदीक जान, आप क्या देख रहे हैं? आपने ये तो बता दिया कि शायद अगली बारी अब गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की है, मगर क्या ये चीज़ें इस तरह संभाल ली जाएंगी? क्योंकि वहाँ पर जाहिर है कि कई लोगों को एतराज़ होगा, या फ़र्ज़ कीजिए अगर ये हो जाता है, ये स्कीम कामयाब हो जाती है, ये एक वहाँ पर रिजीम चेंज हो जाता है, तो तहरीक इंसाफ के जो लोग होंगे, जो वोटर्स होंगे, वो तो देखेंगे कि हमने तो वोट तहरीक इंसाफ के लिए दिया था, ये क्या हो गया है? तो उसका फिर वो एक रिएक्शन तो फिर कहीं वो इदारों के खिलाफ, यही गिलगित बल्तिस्तान में भी हम ना देख रहे हो। देखिए, जो लोटे बनेंगे उनके खिलाफ अवामी रिएक्शन तो आएगा, उनके खिलाफ अवामी गम-ओ-गुस्सा भी हमें देखने को मिलेगा, लोगों की नफरत भी देखने को मिलेगी। लेकिन इससे ज़्यादा बाकी मुल्क के साथ क्या होता है, इंटरनेशनली हमारे बारे में क्या परसेप्शन बनती है, दुनिया हमारे बारे में कहती है, क्या कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने कोई कसर छोड़ी नहीं है पिछले 1 साल में। जितनी इंसानी हकूकी पामालियाँ हमने की हैं, और बदकिस्मती से हमने पाकिस्तान को वहाँ ला खड़ा किया है कि अब ये बात की, पहले हमारा बिल्कुल वाज़ेह हमारा ये स्टांस होता था कि देखें जी, भारत बहुत ज़्यादा इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियाँ कर रहा है और अक़लियतों के साथ बड़ा जुल्म कर रहा है, जातियाँ कर रहा है।
तो अब भारत हमारे खिलाफ ये पूरी दुनिया में वो कर रहा है कि हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम अक़लियतों के साथ कुछ कर रहे हैं, ये तो अपनी अक़लियत के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं जो इल्ज़ाम यहाँ पे लगाते हैं। तो कोई कसर तो हमने छोड़ी नहीं है पाकिस्तान को पस्ती में गिराने की, पाकिस्तान को इंटरनेशनली कमज़ोर करने की, पाकिस्तान को बदनाम करने की, इंसानी हकूक़ की पामालियों की। तो ये एक और उसमें इजाफा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस वक्त जो है वो मुल्क को नहीं देखा जा रहा, 23 करोड़ के लोगों के मफाद को नहीं देखा जा रहा, मुल्क के मुस्तकबिल को नहीं देखा जा रहा, ज़ाती जिद अना को देखा जा रहा है कि हमारी जिद क्या कहती है, हमारी अना क्या कहती है, हमारा गुस्सा क्या कहता है, हमारी नफरत क्या कहती है। इन 4 चीज़ों पर इस वक्त मुल्क को चलाया जा रहा है। काश के मुल्क को आइन कानून और अखलाकियात और इन चीज़ों पर चलाया जाता, वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। तो जब आप ज़ाती जिद और अना और इन चीज़ों पर मुल्क को चला रहे थे तो फिर यही होता है जो हो रहा है मुल्क भर के अंदर। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि हुकूमत से मईशत तो संभली नहीं, जो सबसे बुरी कारकर्दगी हमें नज़र आ रही है वो इंसानी हकूक़ के हवाले से नज़र आ रही है। आकाश जो बोल्ड न्यूज़ के मार्केटिंग हेड हैं, उनका अभी तक पता नहीं चल रहा, उनको अभी तक बाजियाब नहीं कराया जा सका। इसी हवाले से हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। बोल्ड न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश का अभी तक पता नहीं चल सका, उनके घर वाले बदस्तूर परेशान हैं। हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी ये परेशानी है। एक रियासत पाकिस्तान जो कहने को जमहूरी मुल्क है, आज़ाद रियासत है, यहाँ पर एक आइन है जो कहता है कि किसी भी शख्स को आप बिला वजह इस तरह से नहीं कहीं गायब कर सकते। हत्ता कि अगर कोई मुजरिम भी है, कोई मुलजिम भी है, तो उसको बताना होगा आपको कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, उसको वकील का हक़ देना होगा। लेकिन यहाँ कुछ समझ नहीं आती। और अगर इस हुकूमत की बात करें, सिर्फ इनके जो 12 महीने गुजरे हैं, अगर मईशत की बात करें तो कहा जाएगा जी IMF की बड़ी सख्त शराइत हैं, हमें बड़ा मुश्किल हो गया, आलमी मार्केट में जी कीमतें बढ़ गई, सिफारती सतह पर भी हमें बड़ी मुश्किलात हैं। लेकिन इंसानी हकूक़ की अगर बात करें उसमें तो कोई बहाना नज़र नहीं आता। एक शख्स जो आपके मुल्क का शहरी है और किसी पॉलिटिक्स से उसका ताल्लुक नहीं है, हालांकि इसका कोई जवाब नहीं है कि जी अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है या एक पॉलिटिकल वर्कर है उसको भी ख्याल रखना है, आपको उसको भी प्रोटेक्शन दी गई है आइन में। आइन कहता है कि जनाब आपको आज़ादी है, असेंबल करने की आज़ादी है, आपको पॉलिटिक्स में शामिल होने की आज़ादी है, आप जब तक कि आपको कानून नहीं तोड़ते। लेकिन यहाँ तो बताया ही नहीं जाता। तो सिद्दीक, ये मेरी नज़र में अगर एक एजेंडा हम सेट करें कि सबसे बड़ी नाकामी इस हुकूमत की क्या रही है 12 महीनों में, तो मैं मईशत को भी बाद में रखता हूं और पहले मैं इंसानी हुकूक को रखता हूं, जो सबसे ज़्यादा बुनियाद है। हमने यहाँ पर सहाफ़ियों को शहीद होते देखा है, सहाफ़ियों को लापता होते देखा है। आप समेत दीगर बोल्ड न्यूज़ पर सबसे ज़्यादा जो जुल्म ढाए गए हैं, अरशद शरीफ साहब का आप देख लीजिए, इमरान रियाज हैं, जमील फारूकी हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, दीगर और सहाफ़ी, पर्चे जिस तरह काटे गए हमने नहीं देखा। लेकिन अब देखिए कि मार्केटिंग का आदमी है, वो एक चैनल का है, उसको दबाव में लाने के लिए, तो सबसे बुरा स्कोर, सबसे बुरी कारकर्दगी इस हुकूमत की, वो मैं समझता हूँ इंसानी हुकूक पे रही है। और ये पाकिस्तान की रियासत के लिए बड़ी बदनामी का बायस है। देखिए उसामा गाजी साहब, इमरान खान पर बहुत इल्ज़ाम लगते थे और इमरान खान का जो बदतरीन मुखालिफ चैनल था, उस चैनल के सिर्फ मालिक को गिरफ्तार किया गया और वो एक ऐसे केस में गिरफ्तार हुए जिसमें वो भी मानते हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ से प्लाट लिए थे और वो क़वायद व ज़वाबित को वायलेट करके, कानून को वायलेट करके, और वो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि नहीं मैं बिल्कुल कानून के मुताबिक लिए, लेकिन चीज़ें मौजूद थी कि उसमें नवाज शरीफ के ऊपर भी केस बना और वो शरीक मुल्जिम थे और वो नैब ने उनको गिरफ्तार किया और मेरे ख्याल 2-3 दिन बाद ही वो हॉस्पिटल के एक VVIP कमरे में रहे और वहाँ पे वो बड़े पुरसकून तरीके से रहे। ये टोटल एक गिरफ्तारी थी उस चैनल के हवाले से, जिस पे आज तक प्रोपेगेंडा किया जाता कि इमरान खान ने बहुत जुल्म कर दिया था मीडिया के साथ। लेकिन आप 1 साल में हमारे साथ देखें क्या हुआ। यानी आप हमारे टॉप से देखें, शुएब साहब को गिरफ्तार किया गया और जो उनके ऊपर जुल्म किया गया, जिस तरह से जो चीज़ें की गई, वो बहुत सारी चीज़ें अभी हमने इसलिए नहीं कहीं स्क्रीन पर कि हम ये तासुर ना लगे कि हम कोई मुस्लिमियत अपनी वो कर रहे हैं या खुदा न खास्ता हमारी इसे कमज़ोरी साबित ना हो कि हम कोई अपनी कमज़ोरी जाहिर कर रहे हैं। तो इसलिए शुएब साहब ने बहुत सारी चीज़ें बयान नहीं की जो कि हमें पता है उसका आगे क्या किया गया ज़ेर हिरासत और उनके ऊपर किस तरह का जुल्म और जबर किया गया, तशद्दुद किया गया। अरशद शरीफ साहब बोल ज्वाइन कर चुके थे, क्या हुआ अरशद शरीफ साहब के साथ पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है। इमरान रियाज खान किस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, कैसे उनको चक्कर लगवाया गया, फिराया गया, फिर समी इब्राहिम साहब के साथ क्या किया गया, जमील फारूकी के साथ क्या किया गया, मुझे गिरफ्तार किया गया। अब
आकाश साहब को, हमारे जो मार्केटिंग हेड हैं उनको, उनके साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और मुझे बताएं कि अगर इमरान खान का दौर होता और 7 रोज तक किसी चैनल के से वाबस्ता उनकी टीम इस तरह से लापता होती, अगवा होती, तो कितना कोहराम होता। तो जो जुल्म हमारे साथ हुआ है और जो हो रहा है, और आज इसलिए समीर इब्राहिम साहब और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुप्रीम कोर्ट से, और हमने आज फिर सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की कि जो आकाश राम की फैमिली की जो पिटीशन है, वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हफ्ते के दिन से मौजूद है, उसको पिटीशन को टेकअप किया जाए। और ये जो अगवाकार हैं, जिनकी नंबर प्लेटें तक वाज़ेह हैं, जिनकी शक्लें तक वाज़ेह हैं, इन अगवाकारों को बुलाएं। और हम भी बताएंगे कि इससे पहले नबील जकुरा साहब को जब उठाया गया, उनको मलीर कैंट से आगे गाड़ियां कहाँ लेकर गई, किस इमारत में लेके गई, और जिन गाड़ियों में अभी हमारे लोगों को उठाया गया, ये किन के इस्तेमाल में, हर चीज़ हम बताने को तैयार हैं। लेकिन कोई फोरम हमें बुलाए तो सही ना, कोई हमारी कोई सुने तो सही। तो ये, और फिर इसके ऊपर जो इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया जो बात कर रहा है, जो पाकिस्तान के ऊपर इंसानी हकूक की जो तंजीमें बात कर रही हैं, बड़ा अफसोसनाक है। पाकिस्तान को ये बदनाम करवा रहे हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए। अच्छा, अब जमील, आइडियल तो हम नहीं कहेंगे, शायद कोई भी दौर पाकिस्तान में रहा हो, लेकिन एक हम देखते हैं कि एक स्लोगन बनाया, जिस तरह शाइनिंग इंडिया उन्होंने बनाया, और हमें पता है कि वहाँ पर कितने बुरे हालात हैं अक़लियत के लिए, लेकिन एक स्लोगन तो बनाते हैं। हम क्या करें? हमने एक देखा जी, टेररिज्म टू टूरिज्म, वो हम कोशिश हो रही थी, पाकिस्तान में इदारे मिलकर कर रहे थे। ये तो अब हम रिवर्स होते चले जा रहे हैं। और पहले होता था जी लापता हो गया जी, मिसिंग पर्सन, वो जी पता ही नहीं है कौन। यहाँ तो अब हाल ही हो गया कि कैमरे, लोग, गाड़ियाँ, उनकी नंबर प्लेट, हर चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन लोगों को उठा लिया जाता है। वो बेचारे वापस आते भी हैं तो सिर्फ इतना बताते हैं कि शुक्र है, घर वाले कहते हैं वापस आ गया, अब कोई बात ना करे, कौन ले गया था, कैसे ले गया था, क्या करें। ये हाल हो गया इस मुल्क में। नहीं, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड जो है उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर टूरिज़्म की बात यहाँ पर होती है तो उससे पहले सेफ्टी इंश्योर होती है। दुनिया के जितने टूरिस्ट सेंटर्स हैं, वहाँ पर लोग इसीलिए जाते हैं कि उनको मालूम होता है कि यहाँ पर कोई ह्यूमन राइट्स का कम से कम मसला दरपेश नहीं है। तो अगर इंटरनेशनल इमेज को बेहतर करना है, टूरिस्ट इनफ्लो को इंश्योर करना है, और ये इंश्योर करना है कि इंसानों का एक मुआशरा है जहाँ पर इंसानी हकूक़ गारंटी करती है स्टेट, जो कि स्टेट के क़याम का मकसद होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है उसकी बेसिस ही ये हैं कि एक शहरी की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत ने इंश्योर करना है, उसके बदले में उसने टैक्स देना है, स्टेट ने डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको, सिर्फ इतनी बात है। लेकिन यहाँ पर वही ज़िम्मेदारी पूरी नहीं होती कि शहरी का जो जान माल है उसका तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कौन तोड़ रहा है? गवर्नमेंट तोड़ रही है। इसीलिए तोड़ रही है कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो ऑब्वियसली इस सूरत हाल के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि स्टेबिलिटी इंश्योर हो जाए या मुल्क आगे बढ़ जाए, क्योंकि इकनॉमिक तरक्की जो होती है, मुआशी तरक्की होती है, उसका ताल्लुक आवाम की वेल बींग से होता है। अगर आवाम के पास ही राइट्स और हकूक़ नहीं है तो कोई भी रियासत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। और यही हम देख रहे हैं होते हुए कि ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान का, चाहे वो सहाफ़ियों के बारे में हो, ख़वातीन के बारे में हो, किसी भी हवाले से हो, एक्टिविस्ट के हवाले से हो, वो दिन ब दिन ख़राब तर होता जा रहा है। और इंटरनेशनली भी ये बड़ा लम्हा फ़िक्री है पाकिस्तान के लिए, इसको फ़िक्स करना पड़ेगा। और मैं आज देख रहा था एक छोटा सा बच्चा, शायद उसकी उम्र 7-8 साल होगी, और वो एक साफ़ी को ये कह रहा है कि जी मुझे अपने घर में डर लगता है कि कोई आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, मुझे उठा के ले जाएगी। क्योंकि वो ये देख रहे हैं, CCTV फुटेजेस सोशल मीडिया पर हैं। तो अगर एक बच्चा हमारे मुल्क में अब अपने आप को घर में भी महफूज नहीं समझ रहा, तो आप सोचें कि हमने क्या हाल कर दिया इस मुल्क का। कि पुलिस है जी आपकी हिफाजत के लिए, लेकिन यहाँ मुहाफिजों से ही डर लगता है कि बाकी तो छोड़ें, वही किसी तरह दंदनाते आएंगे, घरों में घुसेंगे और किसी को ले जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। ये हाल कर दिया हमने इस मुल्क का। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान। कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।